असल इस्माइल हानिया की शहादत ईरान में हुई। ईरान की सिलेक्शन इसलिए की गई कि ईरान में जो है वो एक दो तरह की अफवाहों को फैलाना था। एक तो मुस्लिम ब्लॉक को तकसीम करना था, मुस्लिम रायमा को तकसीम करना था, और उसके बाद ये दिखाना था कि मतलब ईरान जो है वो अपनी सिक्योरिटी का में कुछ कमज़ोरियाँ दिखा रहा है। बहरहाल कोई ना कोई कमज़ोरी तो ऐसी हुई, कोई ना कोई ऐसा लूप होल रह गया था जिसका फ़ायदा उठाते हुए जिसने भी ये किया, जिसमें प्रोमिनेंट तो ज़ाहिर इजराइली है, तो उसने उसका फ़ायदा उठाया और उसको उन्हें चाहिए कि इस तरफ नज़र करें। अभी हम देखते हैं कि जब ये बम ब्लास्ट हुआ, जैसा कि हमने पिछले प्रोग्राम में डिस्कस किया कि कमरे के अंदर ब्लास्ट हुआ, और इस वक्त भी ये कहा जा रहा है कि 3 कमरों में जो है वो बम रखे गए थे, जो प्रोबेबल था कि इन 3 में से किसी एक कमरे में इस्माइल हानिया साहब तशरीफ फरमा होंगे, ये उनके क़यामगाह बनेगी। तो उन तीनों कमरों में इसके लिए उन्होंने 2 एजेंट हायर किए, जो मतलब इस वक्त चल रहा है वेस्टर्न मीडिया में। 2 एजेंट हायर के, एजेंट को हायर करने का सिस्टम ज़ाहिर है वो ये जो हम पिछले प्रोग्राम में डिस्कस कर चुके हुए हैं कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन है। मुख्तलिफ जो सी पोर्ट्स है ना, ईरान के साथ बहुत से मुल्कों की सरहदें लगती हैं जहाँ अमेरिकन इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, और अमेरिकन के ज़रिए से इजरायली इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, और चाबहार में तो इंडियन इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, और वहाँ उनके कारंदे भी काम कर रहे हैं। आप देखें कि कतर में अपना हिंदू एजेंट पकड़े गए, उसके बाद और दुबई में पकड़े गए, एक मुल्क में तो सज़ा भी हुई जो बाद में डिप्लोमेसी के ज़रिए सज़ाएँ ख़त्म करवाई गई, वरना 3-4 जासूसों को सज़ाए मौत के हुक्म भी जारी हो चुके हुए थे। तो इंडियन जासूस जो हैं वो इन 3-4 अरब ममालिक में बहुत ज़्यादा, और खलीज फारस में बहुत ज़्यादा हैं। तो इन जासूसों को इस्तेमाल किया गया होगा, लेकिन जो भी नेटवर्क है वो मुसाद ने बनाया। मुसाद इस चीज़ को अभी बाज़ ज़राए में तस्लीम भी कर रहा है कि शायद ये एक ऐसे जिसको कहते कॉवर्ड एक्शन था जिसमें वो कामयाब रहा। अच्छा, इसका जो नतीजा फौरी निकला वो उसमें भी कामयाब रहा कि राय आमा जो वो 2 हिस्सों में तकसीम हो गई, कि शायद मतलब एक तो ये परसेप्शन आया कि इसके पस मंज़र में ईरान भी है, आखिर ईरान अपनी उसको क्यों एट स्टेक लाएगा। और अगर आप देखें तो पूरे मशरिक़ वुस्ता में फ़लस्तीन की कॉज के लिए अगर कोई खड़ा है तो ये ईरान है या उसकी प्रॉक्सीज़ हैं। प्रॉक्सीज मीन जो यमनी एक लोग हैं अदर देन गवर्नमेंट भी, या हिजबुल्लाह है जो लेबनान में एक्टिव है। तो ईरान या ईरानी स्पॉन्सर्ड या ईरानी मदद से चलने वाली जो प्रॉक्सीज है वही मतलब हमास और मशरिक़ वुस्ता की जो फ़लस्तीन के हुकूक की बात है वो वहाँ पे यही पूरे मिडल ईस्ट में इन लोगों ने उठाया हुआ है। इसलिए ये अज्यूम करना तो बिल्कुल तोहमत लगाने वाली बात है कि शायद इसके पस मंज़र में कोई गवर्नमेंट लेवल पर मिली भगत होगी। लेकिन इस नज़रिए को फैलाने में वेस्टर्न मीडिया ने बड़ा रोल प्ले किया, और कुछ हमारे यूट्यूबर ने रोल प्ले किया। तो ये मकसद उन्होंने हासिल कर लिया। दूसरे उसमें उन्होंने ये दिखाना था कि कितना इन्फ्लुएंस रखती है मुसाद मिडिल ईस्ट के अंदर। तो ये हमने देख लिया कि मिडिल ईस्ट के अंदर बहुत है, और हमें इस चीज़ पे सलूट भी करना चाहिए अपनी एजेंसियों को कि मुसाद को हमने तो पाकिस्तान में घुसने नहीं दिया, और स्ट्रेटजी जो हमारे असासे हैं वो बिल्कुल महफूज हैं, वरना ईरान के जो स्ट्रेटेजिक असासे हैं उनको 2 मरतबा जो है वो नुकसान पहुंचा चुका हुआ है। और आप ये भी देखें कि ईरानी जो नामी ग्रामी साइंटिस्ट थे 5-6, उनकी शहादतें भी हुई, और फ़ख्रज़ादे जो आखिरी शहीद थे जिनका अभी तक शहादत का असल जो मोडस ऑपरेंडी है वो पता नहीं चल सका कि किस तरीके से उन्होंने उनको शहीद किया। तो इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। इसके बाद अब जो इस साने के बाद वहाँ पे एक्टिविटीज़ हुई, उसमें सबसे पहले तो जो उनके स्पिरिचुअल लीडर हैं खामेनेई साहब, उन्होंने मुसलसल इजलास बुलाए हैं, इंटेलिजेंस नेटवर्क को बुलाया है, आर्मी को बुलाया है कि अगर ये कोई प्रोजेक्टाइल था, क्योंकि ईरानी गवर्नमेंट अब इस आइडिया को ओन कर रही है कि ये कोई प्रोजेक्टाइल था जो उनकी स्पेस में दाखिल हुआ और उसने बाहर को हिट किया, और फिर वो इसमें ये दलील दे रहे हैं कि बिल्डिंग जो है वो बड़ी लरस गई थी और इसके अंदर एक इर्तियाश पैदा हुआ था। ये तो खैर इनर ब्लास्ट की सूरत में भी ये सिचुएशन पैदा हो सकती है। तो दोनों तरफ से जो है ना वो काफ़ी सारी पावरफुल जो लोग हैं उनको डिटेन भी किया गया है, नज़रबंद भी किया गया है, गिरफ्तार भी किया गया है। कहा यह जा रहा है कि कुछ तकरीबन 2 दर्जन के करीब इंटेलिजेंस के लोग हैं जो आला उहदों पर भी हैं, निचले उहदों पर भी हैं, उनको अरेस्ट किया गया है, जिसमें मिलिट्री के लोग भी हैं और एजेंसियों के लोग भी हैं। क्योंकि अगर प्रोजेक्टाइल बाहर से आया तो ये मिलिट्री का एक वीकनेस थी कि वो उसको रोक नहीं सके कि रडार सिस्टम कहाँ पे थे, और जो एक उनका अपना डिफेंसिव सिस्टम था जो ऑटोमेटिक है, तो वो क्यों काम नहीं कर रहा था या उसने कहाँ पे लैप्स दिखाया।
और एक ऐसी सिचुएशन में जब इतने ज़्यादा वहाँ पे लोग मौजूद थे और उससे पहले एक इंसिडेंट हो चुका हुआ था बड़ा अफसोसनाक किस्म का, जिसमें उनके जो साबिक सदर थे, उस वक्त वो सदर थे रफसंजानी साहब, वो जब प्लेन क्रैश में जाँ बक हुए थे। तो उसके बाद हो रहा था, कई मुल्कों के सरबराहान मौजूद थे, हमारे मुल्क के भी जो वज़ीर आज़म है वो वहाँ तशरीफ़ ले जाने वाले थे, लेकिन अचानक तबीयत नासाज होने के बाइस इसहाक डार साहब जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने इसमें शिरकत की थी। तो इस वजह से ईरान की जो इंटेलिजेंस फेलियर है इस पे भी बहुत ज़्यादा बहस हो रही है, और ख़ुद मतलब ईरान भी जो उनके अपना लोग हैं, सदर भी और उनके जो स्पिरिचुअल लीडर हैं, दोनों इस चीज़ पे काफ़ी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि आखिर ये वीकनेस कहाँ से आई और फ्यूचर में इसको कैसे कंटेन किया जा सकता है। क्योंकि अगर हम एक सीरीज़ देखें पूरी इंसिडेंट्स की तो अफसोसनाक इंसिडेंट 3-4 सालों में बहुत ज़्यादा हुए हैं, और किसी भी इंसिडेंट को रोकने में वो कामयाब नहीं हो सके। ये बड़ी बदकिस्मती है कि इस बार के इज़राइल ने जो फ़लस्तीन की कॉज के हमास एक बड़े नुमाया लीडर थे उनको ईरान के अंदर निशाना बनाया, और बाहर कैफ अब उनकी तदफीन दोहा कतर में हो चुकी हुई है। उनके हमने देखा कि एक बहुत प्रोटोकॉल के साथ उनको और साथ जो उनके शहीद हुए थे उनके ताबूतों को उठाया गया और उनको वहाँ पे दोहा कतर में तदफीन की गई। अब कतर में उनकी तदफीन की वजूहात क्या हैं इसके बारे में तो मतलब ज़ाहिर है किसी ने वाज़ेह तौर पर नहीं बताया कि क्यों वहाँ पे तदफीन की गई।